विजय कुमार पांडे। बताइए विजय भाई, क्या है माहौल? माहौल अच्छा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। अनुप्रिया जी फिर से आ रही हैं एकदम डंके की चोट क्यों पे। आ रही है? मतलब ऐसा बात है ना, सब समीकरण सब देख रहे हैं और सब जनता भी देख रही है। जो विकास हमारा कर रहा है हम उसको जानते हैं। विकास के दौर में अनुप्रिया पटेल पीछे नहीं है किसी से भी, चाहे जो दल का हो चाहे जिस पार्टी का हो। लेकिन अनुप्रिया पटेल जी भले अपना दल पार्टी से है, लेकिन आज विकास का दौर सबसे अच्छा चल रहा है। आपको लग रहा है कि जो जिन मुद्दों पे यहाँ पर वो लेके आई थी और जो जो उन्होंने बात करी थी काम को लेकर, वो काम उन्होंने किया है? हाँ, उन्होंने काम किया। मेडिकल कॉलेज के लिए बोली, उद्योग के लिए थोड़ी सी बोली है, लेकिन अभी उद्योग ग्लोबल इंडिया के जरिए अभी थोड़ा सा रुकावट में खेल रहे। लेकिन हाँ, वो भी बहुत जल्दी अपने मिर्जापुर में उद्योग का व्यवस्था जल्दी से हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, जी। उम्मीद है आपको? हाँ, एकदम श्योर, एकदम 90% उद्योग हो। अगर हम 2 बार की बात करें, चूंकि लगातार वो 2 बार से सांसद जी है, तो जी जी जी। 2 बार की अगर हम बात करें तो क्या आपको लग रहा है कि जनता उनको तिबारा भी मौका देने जा रही है? एकदम अच्छे से तिबारा मौका देगी उनको, क्योंकि वो अपने पार्टी से ही जुड़ी हैं। अपना दल, इनकी जो पिताजी थे मोतीलाल पटेल, वो भी अच्छे शुरू से ही बीजेपी के साथ रहे हैं और बीजेपी से अच्छी गठबंधन थी और बीजेपी के साथ अच्छे से व्यवहार था उनका। और ये जो अनुप्रिया पटेल जी हैं, उनका भी बहुत बढ़िया व्यवहार है, लोगों से अच्छे से मिलती जुलती हैं। जनता दरबार लगता है यहाँ पे और उस लोगों की व्यवस्था के बारे में, हर चीज़ के बारे में पूछती रहती हैं और कहती हैं कि अगर कोई परेशानी हो तो हमको आके बताइए। इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर जो तमाम दावे वो करती हैं कि केंद्रीय विद्यालय उन्होंने दिया है, यहाँ पे रोड चौड़ीकरण करा है, इसका कुछ असर होगा? कामों का तो असर होता ही है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि मुद्दे गौड़ हो जाते हैं। शास्त्री सेतु ब्रिज का मुद्दा एक अहम मुद्दा है जो हर चुनाव से पहले उठता है और फिर वो कहीं ना कहीं खो जाता है, क्योंकि मोटर यूनियन का व्यवसाय जैसा आप भाई ने बताया तो उससे बहुत सारे लोगों के परिवार जुड़े होते हैं। तो अगर उन परिवारों की नाराजगी वोटों में तब्दील होगी तो निश्चित तौर पर उसका सीधा नुकसान तो सत्ताधारी सांसद और सत्ताधारी पार्टी को ही उठाना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल काम के मुद्दे पर देखा जाए तो काम ठीक हुआ है, बेहतर हुआ है। कम से कम पिछले 2 दशकों में जो सांसद रहे हैं उनसे तो बेहतर ही हुआ है। मेडिकल कॉलेज बनने से बहुत इम्पैक्ट प्रभाव नहीं पड़ता। अगर मेडिकल कॉलेज की ओपीडी जो मंडलीय अस्पताल में चल रही है और वहाँ के जो डॉक्टर वहाँ बैठने लगे हैं, उसके वजह से एक पॉजिटिव चेंज आया है। नहीं, ओवरऑल जो अनुप्रिया जी की छवि है, वो छवि उनकी है कि उन्होंने विकास किया है। जो उन्होंने 2014 में चुनाव लड़ा था और उसके बाद 19 में चुनाव लड़ा, तो उनकी छवि ही यही थी कि उन्होंने विकास किया है, जनपद को कुछ दिया है, तो लोगों ने उसको जिता के उनको दिया है। तो ये जो छवि है वो 2024 में लेके जा रही है, लग रहा है आपको? हाँ, लेके जा रही हैं। सिर्फ विकास का मुद्दा ही लेके नहीं जा रही हैं, उसके साथ बहुत सारे फैक्टर उनके जुड़े हुए हैं। विकास के साथ साथ उन्होंने तो विकास किया है, लेकिन जिस संगठन से मतलब या जिस गठबंधन से वो आती हैं, एनडीए से, भारतीय जनता पार्टी का उनको बहुत प्रभाव मतलब लाभ मिलता है। वो अगर वो यही अनुप्रिया पटेल अगर वो विपक्षी दल की सांसद अगर सपा की उम्मीदवार हो जाएं, सपा से गठबंधन की उम्मीदवार हो जाए, तो मैं उस पॉलिटिकल सिनेरियो में उनको उतना मजबूत नहीं देखता जितना वो भाजपा के गठबंधन के साथ मजबूत। इसका रीजन क्या है, क्यों इस समय जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लेकर के हर कोई जो एक तटस्थ व्यक्ति है वो ये जान रहा है कि इस समय का पॉलिटिकल सिनेरियो में बीजेपी और नरेंद्र मोदी का चेहरा ऐसा है जो बहुत प्रभावी है और विपक्ष मुद्दे जो हैं वो नहीं उठा पा रहा है। मसलन महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, पलायन का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, उन मुद्दों पर घेरने की बजाय विपक्ष उस पिच पर बैटिंग कर रहा है जो भाजपा की पिच है, मसलन धर्म की पिच है। अगर धर्म पर टिप्पणी करेंगे तो उसमें भारतीय जनता पार्टी उस्ताद पार्टी है और आप उसको उस पर नहीं घेर सकते हैं। तो वो जो अभी है, जैसा कि एक मुद्दा उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस का चला, अब आप देखिए कि उस मुद्दे पर सपा कुछ दिनों के बाद बैकफुट पर आ गई और आज कल उसने पार्टी में ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके कहा कि कोई भी व्यक्ति रामचरितमानस पे टिप्पणी नहीं करेगा। तो ऐसे तमाम मुद्दे थे जो विपक्ष ने खुद भाजपा की तरफ फेंके और उस पे भाजपा को ही पॉलिटिकल बढ़त दिखाई देगी, क्योंकि इस समय का जो ओबीसी समाज है वो हिंदू बना हुआ है और वो बीजेपी के लिए फायदेमंद हो, इसलिए अनुप्रिया पटेल को फायदा। क्या लगता है आपको? देखिए, अनुप्रिया पटेल की अगर बात करें मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र का, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो उन्होंने काम किया है उसके तहत इनको एज है चुनाव में, ये इनका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट की अगर आप बात करें, इक्विटेबल ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ वहाँ पे आम लोगों को वो सुविधा मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है, ये देखने वाली बात है। और दूसरी बात ये है कि इनकी जो पार्टी है, इनकी पार्टी का जो
बेसिक स्ट्रक्चर है, जो सोनेलाल की जो इनकी विचारधारा है, वो ये अपने से ही कहते हैं कि हम दलित, पिछड़ों और शोषित वंचितों की बात करते हैं, उनके हक उत्थान की बात करते हैं। तो इनको अपना स्टैंड इस पे क्लियर करना पड़ेगा कि आप जिस पार्टी के साथ गठबंधन में हैं, आप केंद्र में भी सरकार में हैं, प्रदेश में भी सरकार में हैं, और वहाँ पे नियुक्तियों में जो विसंगतियाँ आ रही हैं, आप चाहे तो वीसीज का देख लीजिए, वाइस चांसलर का देख लीजिए, लेक्चरर प्रोफेसर की नियुक्तियाँ देख लीजिए, पिछले सरकार में 69,000 शिक्षक भर्ती का देख लीजिए, उसमें सरकार ने भी माना कि हाँ, हमने ओबीसी आरक्षण देने में गलती की है। अनुप्रिया जी ने भी कहीं किसी टीवी चैनल के मंच पे बोला था कि इनको ये देना पड़ेगा, इनको न्याय करना पड़ेगा। तो वो न्याय कब होगा, वो आप अपना स्टैंड क्लियर करिए, नहीं तो आपका भी इधर नहीं, स्टैंड किस मामले में? जो ओबीसी की बात हो रही है उस पे, ओबीसी आरक्षण या जनगणना या फिर मतलब ये सारे मुद्दों पे तो आप अगर ओबीसीयों के लिए सोचते हैं, उनके उत्थान के लिए सोचते हैं, उनके लिए बात करते हैं, तो आप जिस सरकार में अगर वो गलती कर रही है तो आप उससे सवाल करिए, उनको हक और न्याय दिलाइए। ये बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा इनके लिए। तो आने वाले समय में आपको लग रहा है कि ये मुद्दे रहेंगे या फिर मोदी का वो फिगर रहेगा, अनुप्रिया की विकास की छवि का फिगर रहेगा, और ये सारे जो मुद्दे आप बता रहे हैं हो सकता है बैक में चले अगर विपक्ष इन मुद्दों को अच्छे से उठा पाता है, ये बहुत बेसिक और बहुत जरूरी मुद्दे हैं, अगर इनको उठा के अगर लोगों के पास पहुंच पाता है तो इस पे सरकार घिरेगी, अनुप्रिया जी घिरेंगे इस पे। फंस जाएंगे? हमें तो नहीं लग रहा है कहीं से फंस जाए वो। काहे? कहीं से नहीं लग रहा है। कि हमको ये लग रहा है कि हिंदू अब जाग गया है, क्योंकि मुसलमान के पीछे अखिलेश जी दौड़े। ये मतलब अच्छी रणनीति है, मतलब जात के काट के। हाँ, जात अच्छी, चाहे हिंदू चाहे जिस बिरादर का हो, चाहे चमार हो, चाहे जो हो, वो हिंदू इस समय हिंदू हो गया है। क्योंकि हिंदू देख चुका है कि हमारे 8,000 से हिंदू भाई 92 में गोली खा चुके हैं। आज राम मंदिर हमारा सबसे बड़ा मुद्दा था, आज हमारा राम मंदिर सबसे अच्छा और सबसे भव्य मंदिर बनने जा रहा है 2024 तक भर में। मतलब घुमा के जो ओबीसी आरक्षण की बात हो रही है, जो नौकरियों विसंगति की बात हो रही है, जिसपे एक बड़ा तबका नाराज भी है, मतलब ऐसा नहीं कि खुश है सब लोग, मतलब सवाल तो उठ ही रहा है, तो इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं? भाजपा ये चाहती है हमारा विकास नहीं, सबका विकास चाहती है भाजपा। नहीं, भाजपा की आइडियोलॉजी कभी भी ऐसा नहीं रहा है कि बड़ी समरसतापूर्ण विचारधारा है। वो बात ठीक है कि पॉलिटिकल एक समय देशकाल परिस्थिति होती है कि किसी राजनीतिक दल का उस समय बड़ा वर्चस्व हो जाता है और वो कर लेती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो मूलतः डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स पर चलती है कि बांटो और राज करो, वही कामयाब उसकी राजनीति होती दिख रही है, इसलिए वो सत्ता में है। ऐसा थोड़ी है कि बहुत समरसतापूर्ण राजनीति है। उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखेंगे तो कितने अल्पसंख्यकों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। उत्तर प्रदेश के अंदर अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व, तो उनके टिकट देने में क्या है? तो वंचितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए जो उनकी आइडियोलॉजी है, जो बेसिक दक्षिण पंथ की जो आइडियोलॉजी है, उसी के अनुसार वो चल रहे हैं। वो ठीक है कि उन्होंने कुछ ऐसी स्कीम की है, एक लाभार्थी वोट बैंक तैयार कर लिया है, उसके माध्यम से कुछ समय तक सत्ता में बने हैं या बने रहेंगे, उस पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन बेसिक आइडियोलॉजी तो उनकी नहीं है कि सबको लेकर के चलने वाली।